आज हम लोग जो अल्कोहल का क्या रासायनिक प्रतिक्रिया देख रहे थे, उसमें पिछले लेक्चर हम लोग अल्कोहल के से जुड़ा हुआ रासायनिक प्रतिक्रिया देखे। आज हम लोग फिनॉल का रासायनिक प्रतिक्रिया देखेंगे। पिछले लेक्चर के बाद आज के लेक्चर में हम लोग फिनॉल की रासायनिक प्रतिक्रिया, उसमें पहला नंबर है जो बेंजीन में, तुमको बेंजीन की जो प्रमुख प्रतिक्रिया होती है वो है तुमको दैट इज इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेंजीन में OH समूह की उपस्थिति, OH समूह की उपस्थिति इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया की दर बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया की दर बढ़ा देता है तथा यह ऑर्थो एवं पारा निर्देशक समूह है, निर्देशक समूह है। तो यह ऑर्थो और पारा निर्देशक समूह है। क्योंकि यह तुमको जैसे कि फेनॉक्साइड आयन का दिखाए हुए हैं, तो यह क्या करता है, ऑर्थो और पारा पे क्या देता है, ऋण आवेश भेजता है, जिसके कारण कि यह ऑर्थो पारा निर्देशक समूह होता है। जैसे कि तुमको इसमें जो प्रतिक्रिया कर सकते हैं हम लोग नाइट्रीकरण, जैसे ए नंबर में कर दें नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जब फिनॉल में हम लोग जैसे डाल देते हैं, नाइट्रीकरण में भी जैसे है तुमको फिनॉल में अगर हम लोग HNO3 डाल दें तो ये जो तुमको है ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट किए रहता है H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये इसके प्रेजेंस में क्या हो सकता है कि ये तुमको ऑर्थो पर अगर मोनोनाइट्रेशन होगा तो ये ऑर्थो और पारा का ये मिक्सचर बनाता है। ये ऑर्थो और पारा पर ये जा सकता है, N डबल बॉन्ड O, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाएगा। और इसका स्ट्रक्चर क्यों बनाए हैं इसका भी बताते हैं। पहले ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और उस पर एक पारा नाइट्रोफिनॉल। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और यहां पर क्या होगा, ये पारा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में जो तुमको है ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया पारा नाइट्रोफिनॉल, पारा नाइट्रोफिनॉल। तो इसमें जहां तक कि है तुमको इसके OH जो है बेंजीन में जो तुमको है यहाँ पर O और H जुटा हुआ, इसका H और बेंजीन में नाइट्रोजन का O, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंधन बन सकता है। ये क्या बन सकता है, इसमें हाइड्रोजन बंधन बन जाता है, जिससे कि इसका जो है तुमको इसमें नहीं बनता, तो ये दूसरे अणु से बनाएगा, जो इसी का पारा नाइट्रोफिनॉल का दूसरा अणु होगा उससे यह क्या बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पारा नाइट्रोफिनॉल का जो है तुमको ये तुमको अपने में बना लेता है, दूसरा अणु से नहीं बनाएगा ऑर्थो वाला, लेकिन पारा वाला अब अपने से नहीं बनाया तो दूसरा जो अणु होगा, दूसरा का जो फिनॉल का जो OH का जो आएगा उससे बनाएगा ये। तो यह अंतर आणविक जो पारा नाइट्रोफिनॉल है, यह अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। पारा नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से अधिक होता है, चूंकि पारा नाइट्रोफिनॉल अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन बनाता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन बनाता है, जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अंतरा यौगिक, एक ही यौगिक में मतलब अंतरा यौगिक हाइड्रोजन बंधन बनाता है। तो जो दूसरे से क्या नहीं बनाता है, ये दूसरे अणु से नहीं बना पाएगा, ये दूसरा अणु से बनाएगा, इसलिए इसका ज्यादा मजबूत हो जाएगा और इसलिए पारा वाला का क्वथनांक
ज़्यादा मतलब कहते हैं ज़्यादा होता है। और इसलिए जब स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, जब हम लोग स्टीम जो है भाप के द्वारा जब हम लोग श्रवण करेंगे, भाप श्रवण विधि से जब हम लोग इसको सेपरेट करेंगे तो जाहिर है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पहले तुमको हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। तो ये तुम्हारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पहले वाष्पीकृत हो जाता है। दूसरा है इसमें अगर कॉन्क HNO3 यूज किया जाए तो ऐसा ये तुमको एक्टिवेटेड रहता है। ये जो फिनॉल में है, बेंजीन में OH है, ये तुमको ऑर्थो और पारा सब जगह को एक्टिवेट किया होता था। अगर HNO3 का ज़्यादा मात्रा में सांद्र यूज किया जाए, सांद्र H2SO4 मतलब कि H2SO4 की उपस्थिति में अगर यूज किया जाए तो ये तीनों पोजीशन पर आ जाएगा। 2, 4, 6 तीनों जगह पर क्या हो सकता है, ये आ जाता है। ऑर्थो ये OH मतलब ऑर्थो पोजीशन भी एक्टिवेट होता है, पारा भी एक्टिवेट रहता है। ज़्यादा मात्रा में अगर ये तुमको नाइट्रो ग्रुप HNO3 ज़्यादा रहे तो ये NO2 सांद्र रहने का मतलब ज़्यादा है, तो ये इस तरह का बन सकता है 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, इसको पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। तो ये भी इसमें बनने की संभावना रहती है। तो ये हो गया तुमको नाइट्रीकरण हो गया। तो OH जो है तुमको पारा निर्देशक समूह है। इसी तरह से नाइट्रीकरण के बाद तुम्हारा जो B नंबर कह सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में B नंबर देखते हैं, जैसे कि हेलोजनन कहते हैं। तो अगर Br2 का हम लोग जबकि CS2 जो कि अध्रुवीय विलायक में रहेगा तो वह तुमको क्या हो सकता है, ये डीएक्टिवेट मतलब कुछ हो जाएगा। तो डीएक्टिवेट हो जाएगा जब मतलब कि कम क्रियाशील होगा तो वो ऑर्थो या पारा आइसोमर उसमें बनाएगा ये। तो ये तुमको ऑर्थो और पारा आइसोमर बनाएगा। चलो इसको लिख ही चुका है इसको, तो इसको भी मिटा ही दे रहे हैं। इसका B नंबर अब लिखेंगे। तो यह भी तुमको इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया का ही तुमको दूसरा नंबर होगा, B नंबर, जिसमें कि तुमको Br2 का जबकि हम लोग करेंगे, जबकि वह कार्बनिक सॉल्वेंट में करेंगे तो ऑर्थो या और पारा आइसोमर बनेगा। लेकिन जब अगर वाटर जल की उपस्थिति में करेंगे तो तीनों जगह पर क्या हो सकता है, फिर वो अटैच हो सकता है। तो जैसे कि है तुमको B नंबर में हेलोजनन, तो हेलोजन कैसे प्रतिक्रिया कराएगा, तो ये सब जैसे कि रिएक्शन तो बार बार हम लोग पढ़ते ही रहे हैं ये सब। तो जैसे कि है तुमको फिनॉल A नंबर में इसमें कर दें, Br2 की प्रतिक्रिया अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में करने पर, अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में कराने पर ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल तथा पारा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। पारा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है, उसका मिक्सचर मतलब कि मिश्रण प्राप्त होगा। जैसे कि है तुमको OH यहाँ हो गया फिनॉल, इसमें Br2 डाल दिया और ध्रुवीय समय CS2 कार्बन डाइसल्फाइड ले लीजिए या CCl4 ले लीजिए। तो इन सबों के प्रेजेंस में क्या आ जाएगा, ऑर्थो और पारा। ये तुमको ऑर्थो पर Br आ गया और ये साथ साथ इसका मिक्सचर आ जाएगा, दैट इज पारा पर ये Br आ जाएगा। ये ऑर्थो और पारा आइसोमर बनेगा। जब हम लोग किसका करेंगे, जब ब्रोमीन वाटर की उपस्थिति में, ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ट्राइब्रोमो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल प्राप्त होता है, ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और इस स्थिति में तुमको ट्राइब्रोमो फिनॉल प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर हो गया OH और यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, तो ये Br2 हो गया और ये वाटर के प्रेजेंस में, ये तो Br प्लस Br माइनस में ये टूटने की संभावना बढ़ जाती है और इसलिए ये तुमको ये तीनों जगह से अटैच होने की संभावना इसकी रहती है। OH यहाँ Br,
यहाँ भी क्या होगा तुमको Br और यहाँ पर भी Br, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये तुमको बन सकता है इसका प्रोडक्ट। तो इस पर जो है तुमको एक अभिक्रिया दिया हुआ है, कुछ एक उदाहरण दिया हुआ है तुमको, वो उसको पहले शामिल करते हैं हम लोग। उदाहरण है तुमको 11.5 है शायद, 11.5 क्या है उदाहरण में प्रतिक्रिया? 3-मेथिल-फिनॉल का अगर हम लोग मोनोनाइट्रीकरण करें, मतलब नाइट्रीकरण का मतलब हो गया कि HNO3 से हम लोग प्रतिक्रिया कराएं, तो इसमें देखो CH3 भी जो कि है तुमको ग्रुप होता है, यह भी ऑर्थोपारा निर्देशक समूह होता है। जो एल्कील समूह होता है यह भी ऑर्थोपारा निर्देशक समूह होता है, और तुमको फिनॉल जो OH समूह है वह भी ऑर्थोपारा निर्देशक समूह होता है। और अगर तुमको ऑर्थोपारा दोनों का है तो दोनों के अनुसार से तुमको उसका प्रोडक्ट बनेगा। तो NCERT का उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, कौन सा? 11.5। इसमें 3 क्वेश्चन है शायद। एक पहला तो 4-मेथिल ना, 3-मेथिल कर दें, 3-मेथिल-फिनॉल। चलिए तो 3-मेथिल, ये मेटा पर है यहाँ पर, इसमें नाइट्रीकरण करना है तो HNO3 डालेंगे H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये नाइट्रीकरण करेगा। तो NO2 डालना है, मोनो एक जगह पर से आपको देना है। कहाँ पर से ज़्यादा सुटेबल होगा? देखिए ये भी ऑर्थोपारा निर्देशक समूह है और ये भी ऑर्थोपारा निर्देशक समूह है, तो एक जहाँ पे जा सकता है, इसके लिए दोनों के लिए ऑर्थो पोजिशन यहाँ जा सकता है, एक ये जगह हो सकता है। इसके लिए ये पारा है, इसके लिए ऑर्थो, ये भी सुटेबल जगह है, और इसके लिए ये ऑर्थो है, इसके लिए ये पारा है। ये 3 जगह जो देख रहे हैं ये दोनों के लिए सुटेबल है, लेकिन इन तीनों जगह में कौन सा ज्यादा प्रीफर्ड होगा? तो ये जो तुमको जगह, ये जगह मुश्किल होगा थोड़ा। ये मुश्किल क्यों होगा कि ये देखो, जैसे कि तुमको जो अटैक करने के लिए आएगा NO2 जो भी तुम्हारा, जो कि नाभिक, जो कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिकारक बना है NO2+, तो ये तुमको जब आएगा तो ये तुमको दोनों तरफ से इससे कोलाइड होने की संभावना ज्यादा है। ये ग्रुप जैसे रहेगा यहाँ पर से, तो बीच में यहाँ पर से क्या नहीं करेगा, यहाँ CH3 रहेगा, इधर OH रहेगा, तो इसकी संभावना घट जाएगी। तो अगर इसमें जो बनने की जो संभावना ज्यादा रहेगी, ये भी बन सकता है, लेकिन ये तुमको स्टेरिक प्रभाव के कारण इसके बनने की संभावना कम है, क्योंकि ये दोनों तरफ से जब टकरा जाएगा तो यहाँ पर ये इस पॉइंट पे आना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका बनने की संभावना ज्यादा है और उसके बाद इसकी भी बनने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो ये दोनों का बनने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा, तो इन दोनों प्रोडक्ट को हम लोग दे सकते हैं। तो ये दोनों का प्रोडक्ट का तुमको यहां पर हो जाएगा। तो ये तुमको एक तो हो जाएगा तुमको OH, यहाँ CH3 और यहां पर NO2 दीजिए एक, प्लस इसमें बन सकता है यहां पर OH और यहां पर क्या जाएगा NO2 इसके और CH3। और जैसे कि तुमको इस बीच वाला पोजीशन को किस आधार पर हटा दिए थे इसको, कि ये तुमको जो है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, इसके बनने की संभावना क्या जाएगी, वहां से जुड़ने की संभावना घट जाएगी। तो ये तुम्हारा यही दोनों आंसर होना चाहिए इसका जवाब। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये A नंबर था, अब B नंबर 3-मेथिल-फिनॉल का, 3-मेथिल-फिनॉल इसी का अगर 2 अणु जोड़िएगा, 3-मेथिल-फिनॉल का ही आ जाइए, 3-मेथिल-फिनॉल यहाँ आइए, इसमें HNO3 ही डालेंगे, सब रिजेंट तो वही रहेगा, थोड़ा सा इसे सांद्रण बढ़ा दीजिए। तो ये तुमको जब तो डाइनाइट्रीकरण करना, तो डाइनाइट्रीकरण में कौन कौन जगह सुटेबल होगा, एक तो यहाँ पर दे दीजिए और एक यहाँ पर दे दीजिए, यही दोनों जगह सुटेबल किया होगा, यही आंसर क्या ना, दोनों जगह पे जोड़ देंगे एक साथ। जैसे अभी दोनों को अलग अलग करके जोड़े थे, अभी क्या कर देंगे उसको एक ही अणु में जोड़ दीजिए, तो एक NO2 यहाँ हो गया और एक NO2 यहाँ होगा, तो जाहिर है कि ऐसा हो जाएगा। और इसके किसकी संभावना, इसकी संभावना को जो इस जगह का ऑर्थो जो दोनों से घिरा हुआ है उसकी संभावना थोड़ी घट जाती है स्टेरिक हिंड्रेंस का, इसलिए उसको हटा देंगे। तीसरा C नंबर फेनिल इथेनोएट, तो फेनिल हो गया और इथेनोएट इथेनोएट OCOCH3, फेनिल इथेनोएट O8 हो गया, मतलब ईस्टर हो गया, तो ये फेनिल ग्रुप यहाँ पे ये तुमको ब्रांच में चला गया, OCOCH3 इथेनोएट हो गया ये ईस्टर।
तो इसमें करना है, इसका करना है मोनोहाइड्रेशन HNO3 से, नाइट्रेशन ही ना, नाइट्रीकरण। तो मोनो मतलब एक जगह से हटाना है, डाई मतलब दो जगह से, तो एक जगह से हटाइए। तो एक जगह कहां से हटेगा, तो जाहिर है कि ये क्या करता है, ये जो तुमको है OCO3 O के पास लोन पेयर होता है, तो ये तुमको जाहिर है कि ये बड़ा ग्रुप आ गया, तो ये दोनों ऑर्थो पोजीशन इसका ओवरलैप हो जाएगा, इसमें रिएक्शन करने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप के आने से यहां पर अटैक करने की संभावना घट जाएगी। तो ऑफकोर्स कौन वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ये नाइट्रो वाला ही प्रोडक्ट क्या होगा तुमको मेजोरिटी में बनेगा। और जहां तक ये कुछ प्रतिक्रिया के दर को डीएक्टिवेट भी कर देता है, एक से अधिक जगह पर ना जुट सके, इसके लिए भी इसको COCH3 का प्रयोग करते हैं, तो ये यहां पर आ जाएगा। और ये दोनों बड़ा ग्रुप आने का ऑर्थो पोजीशन यहां पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, मतलब कि यहां पे छिप जाएगा, जिसके कारण कि वहां प्रतिक्रिया करना कठिन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया नाइट्रीकरण का, तुम्हारा कुछ उदाहरण भी हो गया, जिसमें समझ में आया होगा कैसे ऑर्थो पारा पर कैसे कैसे जाता है। और जब एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो और एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के आधार पर ही तुमको उसका पोजीशन दिया जाता है। और अब है तुमको दूसरा नंबर प्रतिक्रिया क्या चीज से है, दैट इज कॉल्बे प्रतिक्रिया। 2 नंबर है कॉल्बे प्रतिक्रिया। तो कॉल्बे प्रतिक्रिया में तुमको फिनॉल जो है कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH की उपस्थिति में तुमको बनाएगा, सैलिसाइक्लिक एसिड बनाता है, सैलिसाइक्लिक एसिड का निर्माण करेगा। दूसरा नंबर कॉल्बे प्रतिक्रिया। कॉल्बे प्रतिक्रिया, फिनॉल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्षार की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कर, क्षार की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कर सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइलिक अम्ल अम्ल बनाता है। तो ये तुमको जो बनाएगा सैलिसाइलिक अम्ल बनाएगा, जैसे कि है तुमको बेंजीन में OH है, बेंजीन में OH है प्लस CO2 है और NaOH की उपस्थिति में, या पहले इसको बारी बारी से ही लिख देते हैं, बाद में रिएक्शन को एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ पर जैसे पहले NaOH की उपस्थिति में जब आएगा, NaOH से प्रतिक्रिया करेगा, तो ये तुमको O- Na+ बना लेता है। ये बेंजीन में क्या आ जाएगा, O- और Na+ बन जाता है, ये O- और Na+ बन जाएगा। और ये जो CO2 जैसा जो दुर्बल भी तुमको जो कि अब CO2 जो जुटेगा, तो यहां पर जाकर के ये अटैच हो जाएगा तुमको, ये CO2 यहां पर जाकर के आ जाएगा तुमको, इसमें अटैच होगा यहां पर जाकर के, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे COOH बन जाएगा। यहाँ पर से तुमको ये तुमको जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को और ज़्यादा एक्टिवेट ये कर देता है। तो CO2 जैसे जो तुम्हारे जो है ये है, यह यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अटैच हो जाता है यहाँ पर जाके। तो इस प्रकार से क्या बना लेगा, यहाँ पर ये तुमको O-Na+ में ये तुमको COOH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर COOH। ये जो H यहाँ से निकला वही H फिर इससे अटैच हो जाता है, यहाँ से H जो सब्स्टिट्यूट होगा वो इसमें जुट जाएगा। और अब H+ अगर इसमें डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा तुमको, फिनॉल में तुमको ये फिनॉल बन गया और ये COOH। तो 2-हाइड्रोक्सी इसको कह सकते हैं IPAC में 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजीन में COH तुमको सीनियर ग्रुप है COH, तो अब OH तुम्हारा चल जाएगा प्रीफिक्स में, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन गया।
तो ये तुम्हारा इसका, अगर इसको एक लाइन में रिएक्शन को हम लिखना चाहेंगे तो हमारा क्या क्या प्रोडक्ट बन गया तुमको, जो तुम्हारा है फिनॉल प्लस क्या होगा तुमको CO2 और प्लस NaOH, फिनॉल प्लस CO2 प्लस NaOH के प्रेजेंस में। तो फिनॉल प्लस CO2, अगर ये देखें फिनॉल प्लस CO2 क्षार मतलब NaOH का डाइल्यूट, यहाँ तनु विलयन दीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, ये तुमको यहाँ पर से क्या बन जाएगा, ये OH यहाँ पर COOH, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, अम्ल अलग शब्द होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ये तुमको प्रोडक्ट बन जाएगा। ये कॉल्वे अभिक्रिया हो गया। तो ये क्षार की उपस्थिति में CO2 जैसे दुर्बल जो है तुमको इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिकारक भी क्या करते हैं, बेंजीन फिनॉल से जुड़ सकते हैं और तुमको ये ज़्यादा जो है एक्टिवेट कर देता है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल है जिसको हम लोग कहते हैं रीमर-टीमेन प्रतिक्रिया। वह भी तुमको क्या है, रीमर-टीमेन प्रतिक्रिया भी इसी तरह का इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन का एक उदाहरण है और उसमें तुमको क्लोरोफॉर्म से कर सकते हैं हम लोग रिएक्शन। ऐसे रीमर-टीमेन प्रतिक्रिया के 2 आते हैं रूप हैं, जिसमें कि एक CCl4 से अगर कराते हैं तो जो एसिड बन जाता है, जो अभी बना साइक्लिक डिहाइड भी बना सकते हैं हम लोग, जो कि रीमर-टीमेन के जैसे। तो एक प्रतिक्रिया का पहले लिख देते हैं, रीमर-टीमेन प्रतिक्रिया जो तीसरा नंबर है तुम्हारा। तीसरा नंबर, 3 नंबर, रीमर-टीमेन प्रतिक्रिया, रीमर-टीमेन प्रतिक्रिया। तो रिएक्शन ही लिख देते हैं, लैंग्वेज के रूप में ज़रूरत नहीं है। तो ये तुमको क्या होगा, फिनॉल जो है तुमको इसमें भी क्षार की उपस्थिति में, जैसे अभी रिएक्शन किए थे, क्षार की उपस्थिति में NaOH डाल दीजिए, इस पर NaOH के डाल दीजिएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये O माइनस Na+ बन जाएगा, एक्टिवेट हो गया इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के लिए। ये O माइनस यहाँ पर आ गया तुमको, O माइनस Na+ बन गया, ये O माइनस, ये तुमको ये पोजीशन है, ये एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि अब जैसे कि यहाँ पे CHCl3 होता है, तो CHCl3 जो टूटता है, तो CHCl3 टूट जाता है तो CCl2 माइनस बन जाता है और प्लस HCl निकल जाता है यहाँ से, CCl2, तो CCl2 प्लस बन जाए, CCl2 यहाँ पे बन जाएगा तुमको। तो CCl2 जाके ये बेंजीन रिंग में यहाँ पर जुट जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा तुमको CHCl2, जैसे अभी जुट गया था ना यहाँ पर, तो यहाँ पे बन जाएगा CH और Cl2 जुट जाएगा ये। और ये तुमको जब अब तुमको NaOH का जो OH है इससे प्रतिक्रिया, तो यहाँ पर दोनों OHCl रिप्लेस हो जाएगा इससे। तो इसका जो कि नेक्स्ट चरण हम लोग लिख सकते हैं, कुछ इस ढंग से प्रतिक्रिया होगा, O माइनस Na+ है तुम्हारा, और यहाँ पर हो गया तुमको CH और यहाँ पर हो गया OH, तो 2 OH रहता है, तो ये जो तुमको है ना, ये OH इससे यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो अगला स्टेप में क्या निकल जाएगा, इसमें H2O निकल जाएगा और ये एल्डिहाइड का रूप ले लेगा, तो ये बन जाएगा अब O माइनस Na+ और यहाँ पर बन गया ये तुमको वाटर निकलने के बाद CHO, एल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड। अब इसमें H+ ऐड कर देंगे अगर, तो क्या बन गया हमारा, बेंजीन में क्या आ गया, OH आ गया और यहाँ पर CHO, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका क्या नाम हो गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और जिसको हम लोग सैलिसल्डिहाइड भी कहते हैं, इसको सैलिसल्डिहाइड इसका कॉमन नेम हो गया। तो ये तुमको प्रोडक्ट बन जाएगा। और जहाँ तक कि इसका अगर हम लोग रिएक्शन लिखना चाहें एक लाइन में, एक स्टेप में, तो देखिए क्या रिएक्शन लिख सकते हैं आप। ये फिनॉल हो गया और प्लस CHCl3 प्लस NaOH, जैसे इसका 3 मोल लगेगा, NaOH का 3 मोल लगेगा,
तो ये बन जाएगा तुमको यहाँ पर OH, यहाँ पर CHO आ जाता है और NaCl बनेगा और वाटर भी बनता है, 3 मोल NaCl बन जाएगा। तो ये तुम्हारा ये जो प्रोडक्ट है तुम्हारा, ये तुमको रीमर-टीमैन प्रतिक्रिया हुआ। रीमर-टीमैन प्रतिक्रिया का एक दूसरा रूप होता है जिसमें कि Cl4 अगर रिएक्शन करे, यही सेम रिएक्शन में एक रीमर-टीमैन रिएक्शन का दूसरा रूप है तुम्हारा, जिसमें कि CCl4 से अगर प्रतिक्रिया कराएंगे प्लस NaOH, तो CCl4 से कराएगा तो यहाँ पे 3, जैसे वहाँ CCl3 जुटता है जाकर के, तो 3 गो जब तुम्हारा OH आ जाता है तो वहाँ से COOH बन जाता है यहाँ पर, और NaCl भी बनेगा और वाटर भी बनेगा। ये 4 NaCl, जाहिर है कि 4 मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ेगा। तो ये भी रीमर-टीमैन रिएक्शन का एक दूसरा रूप है ये CCl4। तो इसमें CCl3 जुट जाएगा वहाँ जाकर के, वहाँ पर एक तरफ से जैसे CHCl2 जुटा था, वहाँ पर क्या जुटेगा जाके CCl3, और CCl3 जुट के ये तुमको रीमर-टीमैन रिएक्शन का दूसरा प्रतिक्रिया, रीमर-टीमैन रिएक्शन का ही ये सेकेंड फॉर्म है, इसको भी रीमर-टीमैन रिएक्शन ही कहा जाता है। तो ये तुम्हारा हुआ रीमर-टीमैन रिएक्शन हो गया तुम्हारा, जिसमें कि तुमको बन गया सैलिसल्डिहाइड बना, और अगर CCl4 से रिएक्शन कराएंगे तो सैलिसाइक्लिक एसिड भी बन सकता है। तो रीमर-टीमैन प्रतिक्रिया और कॉलवे प्रतिक्रिया, इन सबों को नेम रिएक्शन है, इस पर नोट्स भी आ सकते हैं। तो ये सबको ध्यान रखोगे बोर्ड एग्जाम में, और ऐसे तो उनको जो है कंपटीशन एग्जाम में है, तो उन सबों के लिए भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो अब है तुमको चौथा नंबर। अगर हम लोग इसको फिनॉल का प्रतिक्रिया अगर Zn डस्ट से करें, चौथा नंबर करें, फिनॉल की प्रतिक्रिया Zn चूर्ण से कराने पर बेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। तो फिनॉल में अगर Zn डस्ट डाल देंगे, फिनॉल में अगर क्या दे देंगे Zn डस्ट, Zn का डस्ट डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रेड्यूस होके ये बेंजीन बन जाता है। ये क्या बन गया, बेंजीन बन गया। ये फिनॉल से ये बेंजीन बनाने का विधि है, जिंक डस्ट के उपस्थिति में इसको हम लोग बना सकते हैं। ये चौथा प्रतिक्रिया था तुम्हारा। और पांचवा प्रतिक्रिया है तुम्हारा, ये 4 नंबर था तुम्हारा, ये 5 नंबर में तुमको दिया हुआ है, जबकि इसका ऑक्सीकरण करते हैं। फिनॉल का ऑक्सीकरण, फिनॉल का ऑक्सीकरण कठिन है, लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक इसे क्विनोन में बदल देते हैं, बेंजोक्विनोन देते हैं, बनाते हैं। जैसे कि तुमको फिनॉल है यहाँ पर, इसका जो ऑक्सीकरण हो जाएगा Na2Cr2O7 के प्रेजेंस में अगर करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तो ये तुमको बेंजीन का जो संरचना है इसमें तो डिस्टॉर्शन आ जाएगा। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड अब मात्र बचेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O आएगा। इसको कहते हैं हम लोग बेंजोक्विनोन, इसको कहा जाता है बेंजोक्विनोन। ये तुमको प्रोडक्ट हो जाएगा, तुमको ये हाई टेम्परेचर प्रेशर की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करने पर ऐसा तुमको प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो ये तो तुमको फिनॉल के कुछ प्रतिक्रियाएं थी जो कि इसमें शामिल किया गया भी, और जिसमें कि अब हम लोग देख लेते हैं कुछ जो कि इम्पॉर्टेंट जो तुमको जो कि दिए हुए हैं, जो अल्कोहल हैं, उसमें से 2 अल्कोहल को हम लोग देख लेते हैं जो कि औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण है। दैट इज मिथेनॉल एक है। तो मिथेनॉल को हम लोग वुड स्पिरिट भी कहते हैं। इसका जो निर्माण है काठ के तुमको मतलब कि भंजन के द्वारा किया जाता है, डिस्टिलेशन के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है तुमको, इसलिए कास्ट स्पिरिट के नाम से भी इसे वुड स्पिरिट या कास्ट स्पिरिट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका अभी जो है तुमको जैसे कि है तुमको इसको CO+2H2 से भी इसको बनाया जाता है, जिसमें कि कितना दिया हुआ है उसका
प्रतिकारक का मिथेनॉल CH3OH, मिथेनॉल को कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं, कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं, मतलब कास्ट से बनाया जाने वाला स्पिरिट भी कहते हैं क्योंकि इसको काट से प्राप्त कर सकते हैं इसलिए इसको कास्ट स्पिरिट कहेंगे। इसे CO प्लस H2 के मिश्रण से उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाया जा सकता है। क्या रिएक्शन दिया हुआ है? CO प्लस H2, तो 2H2 लगेगा ना, बैलेंस करेंगे तो, और यहाँ पर ZnO प्लस Cr2O3, इन दोनों की उपस्थिति में ताप दाब ने दिया कुछ, क्या लिखें? वायुमंडलीय दाब 573 केल्विन करीब से 673 केल्विन ताप दाब लगेगा, तो ये तुमको क्या बन जाएगा? ये CH3OH बन जाएगा तुमको। ये इसे भी बना सकते हैं, और जैसे मीथेन का भी कंट्रोल्ड ऑक्सीकरण करके इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। मीथेन का अगर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें ZnO की उपस्थिति में तो भी ये बन सकता है, जैसे कि CH4 प्लस O2 अगर ये इससे करें और इसमें ZnO डाल दें, और ताप दाब भी तुमको रहेगा 773 केल्विन ताप और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब रहता है, तो भी ये तुमको CH3OH बनता है। तो ये सब तुमको प्रतिक्रियाएं हैं जिससे कि हम लोग क्या कहते हैं, फिर बेंजीन को इसको बना सकते हैं, मिथेनॉल को। मिथेनॉल एक रंगहीन द्रव है। मिथेनॉल को मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं हम लोग। मिथेनॉल एक रंगहीन द्रव है, एक रंगहीन द्रव है, एक रंगहीन विषैला द्रव है, ऐसा लिख दीजिए, एक लाइन में लिख दीजिए, रंगहीन विषैला द्रव है, विषैला द्रव है। जाहिर है कि इसका यूज कीजिएगा तो इससे क्या हो जाएगा तुमको, इससे तुमको जो है मृत्यु की संभावना रहती है काफ़ी अधिक, और इससे आँख की रोशनी भी चली जाती है। तो ये तुमको काफ़ी विषैला द्रव है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये मिथेनॉल के एक रंगहीन विषैला द्रव है। इसका क्वथनांक 64 डिग्री सेल्सियस है तुमको, तो 273 जोड़ 64 डिग्री सेल्सियस, आप ब्रैकेट में 273 इसमें जोड़ देंगे कितना होगा, 337 केल्विन है। इसका 37 64 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा। ये क्वथनांक मतलब पानी से कम ही है, ये 100 डिग्री से कम ही है, इसका 64 डिग्री है। तो ये तुमको हो गया, ये तुमको हो गया, इसका उपयोग मतलब ये विषैला है, जिससे कि क्या होगा, इससे तुमको आँख की रोशनी इसकी जा सकती है और साथ साथ इसकी मृत्यु की भी संभावना रहती है। ये रंगहीन द्रव है। इसका उपयोग पेंट तथा वार्निश के घोलक के रूप में तथा फॉर्मलडिहाइड के निर्माण में, फॉर्मलडिहाइड HCHO के निर्माण में किया जाता है। ये तुमको इससे और भी यौगिक सब बनाए जा सकते हैं। ये इसका उपयोग हो गया, और ये तुमको रंगहीन द्रव है, और ये तुमको क्या होगा, इसका क्वथनांक 64 डिग्री सेल्सियस है, ये विषैला है, ये बात ध्यान रखना है, और इससे तुमको काफ़ी हानि हो सकती है, मृत्यु की भी संभावना रहती है। तो ये तुमको हो गया। और इसके बाद है एक दूसरा यौगिक है जिसका नाम है इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, जो कि शराब के रूप में बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। और जाहिर है कि मिथेनॉल का अगर उसमें मिश्रण आ जाएगा तो वो जहरीला शराब हो जाएगा। तो मिथेनॉल के ही बनने से तो जो इथाइल अल्कोहल को जो बनाने की मुख्य विधि है वह किण्वन से ही है। किण्वन जो कि फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को
पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जाइमेज एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम जो है तुमको उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है, और उसको कार्बो इन्वर्टेज एंजाइम, गलत बोल गए, तो कार्बोहाइड्रेट को इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ता है, और ग्लूकोज को तुमको जो है जाइमेज एंजाइम एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बना देता है। तो किण्वन द्वारा इसे प्राप्त करते हैं हम लोग, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल C2H5OH, इथेनॉल, एथेनॉल हो गया ये। तो इसका जहाँ तक बनाने का विधि है, इसका तो मुख्य विधि तुमको हो गया बनाने का, तुमको अभी भी जो क्या है किण्वन से बनाया जाता है इसको, फर्मेंटेशन, किण्वन विधि से, किण्वन, फर्मेंटेशन इसको कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो इसमें बनाने के लिए क्या करेंगे, तुमको जो कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि C12, H22O11, ये तुमको कार्बोहाइड्रेट आ सकता है, तुमको अंगूर से आ सकता है, या तुमको कोई भी कार्बोहाइड्रेट जहाँ पे जो भी सोर्स होंगे कार्बोहाइड्रेट के किसी भी सोर्स से क्या कर सकते हैं, इसको ला सकते हैं। इसमें जब हम लोग वाटर डालेंगे और तो इसके प्रेजेंस में इन्वर्टेज एक एंजाइम है, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये इसको ग्लूकोज और कौन सी तोड़ देगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो आणविक सूत्र है वह सेम होता है, लेकिन उसकी संरचना में फर्क होता है। तो जैसा कि तुमको बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में ये सब है भी दिया हुआ कि तुमको किस तरह से इसकी संरचना होती है, जैव अणु चैप्टर में इसका अध्ययन करोगे। तो ये तुमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का तुमको हो गया। तो ग्लूकोज का तुमको जहाँ तक है, अब इसको जो C6H ये कार्बोहाइड्रेट है तुम्हारा, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स जैसे कि तुम्हारा जो भी होंगे, अंगूर वगैरह जहाँ से भी लोगे, ये कार्बोहाइड्रेट के बहुत से सोर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट जिस तरह का सोर्स लेंगे अकॉर्डिंग टू वह जो है तुमको प्रिपेयर होगा वैसा। तो C6H12O6 अब जो है इसको जाइमेज एंजाइम क्या करेगा, जाइमेज एंजाइम CO2 C2H5OH प्लस CO2 में तोड़ देगा ना, प्लस CO2, कितना CO2 निकलेगा, 2 CO2, और इस समय ये बैलेंस हो गया, ये भी 2 हो जाएगा और बाकी बैलेंस हो जाएगा 2 C2H5OH। तो ये इथाइल अल्कोहल तुमको बन जाएगा तुम्हारा ये। तो ये तुम्हारा हो गया इन्वर्टेज एंजाइम, इसको जो है पहले कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में, जाइमेज एंजाइम इसको अल्कोहल में तोड़ देगा। अंगूर के जो है खुद सड़ने के जब, और जाहिर है कि इसके लिए एनएरोबिक कंडीशन होना चाहिए, मतलब हवा के कम से कम उपस्थिति होनी चाहिए। इन सब प्रतिक्रिया को होने के लिए हवा की अनुपस्थिति में कराना है इसको, हवा की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। और नहीं तो क्या होता है, तुमको जो अल्कोहल जो बनता है ये ऑक्सीडाइड होकर क्या बन जाता है, ये एसिड बन जाता है ये। अगर तुमको हवा रहेगा तो C2H5OH क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होकर CH3COOH बन जाएगा ये ऑक्सीकरण के बाद, और ऑक्सीकरण से इसका टेस्ट क्या हो जाएगा, ये मैंने खराब हो जाएगा अल्कोहल। तो तुम्हारा क्या होगा, इसको तो ये जो होना चाहिए अनएरोबिक, मतलब हवा की अनुपस्थिति में इसको रिएक्शन कराना होगा, नहीं तो इसके बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये तुम्हारा हो गया CH3COH, इसका बनने की संभावना बढ़ जाती है। जहाँ तक इसका भौतिक गुण का रहा, ये तुमको ऐसे तो इसका आजकल जो एक इसका जो अब निर्माण है, इसका तो हम लोग इसके द्वारा भी कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका अगर हम लोग H2O से जोड़ दें, इसके बनाने की दूसरी विधि कर सकते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, और तुमको इसको अगर जोड़ देंगे H प्लस में, ये क्या बन जाएगा CH3CH2OH, इसमें जुट जाता है इथाइल अल्कोहल बनाने की। ये भी एक प्रमुख विधि है। ये दोनों विधि से हम लोग क्या करते हैं, किण्वन से बनाइए या इसके द्वारा, ये दूसरा नंबर तुम्हारा विधि हो गया, इससे भी बना सकते हैं। इथेनॉल जो है तुमको, इथेनॉल एक रंगहीन द्रव है, ये विषैला नहीं होता है, रंगीन द्रव है। इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस
78 273 जो 78 351 केल्विन है, 351 केल्विन है। जाहिर मिथेनॉल से ज़्यादा है, अणुभार बढ़ा तो इसका क्वथनांक भी बढ़ेगा, जैसा कि रूल है उसी को पालन कर रहा है। इसका क्वथनांक कितना है, इसका तुमको जाहिर है कि इसका उपयोग भी क्या करता है, इसका उपयोग पेंट वार्निश में किया जाता है और इसका ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। इसका उपयोग पेंट वार्निश के विलायक, पेंट तथा वार्निश के विलायक कॉमा रासायनिक यौगिक बनाने में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में, कार्बनिक यौगिक का निर्माण एवं पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है, पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो ये पेय के रूप में इसका किया जाता है। इसका जहां तक है ये क्या करता है, ये तुमको जो है कि नर्वस सिस्टम को जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको इफेक्ट करता है, जिससे कि आदमी के सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है और धीरे धीरे इससे बेहोश भी हो जाता है। इसका आगे ज़्यादा मात्रा में सेवन करने पर बेहोश भी हो जाएगा और इससे धीरे धीरे जो है तुमको बहुत तरह के जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आते हैं और ये एक मतलब कि आदत टाइप का पकड़ लेता है ये। दूसरा है कि इसको जो है तुमको पीने से, इसको जो है तुमको पीने के अयोग्य करने के लिए इस C2H5OH में CuSO4 और प्लस पिरिडीन मिलाया जाता है, प्लस पिरिडीन मिला दिया जाता है, जिससे इसका टेस्ट खराब हो जाए, मिला दिया जाता है, जिससे कि इसको अब ये पीने के योग्य नहीं रहेगा। अगर CuSO4 इसमें टेस्ट खराब हो जाएगा और ये पीने के अब अयोग्य हो जाएगा और इसका तब आप जो है और जो औद्योगिक रूप में इसका आप तब यूज कर सकते हैं। तो ये था तुम्हारा क्या कहते हैं, ये तुमको एल्कोहल का तुमको इसके साथ जो है तुमको समापन हो गया और इसके अगले लेक्चर में हम लोग ईथर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट को तुमको नोट्स चाहिए, राइशरूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर जो है तुमको नोट्स ले सकता है और जो भी टॉपिक पे तुम जिसमें पूछना हो, कोई भी टॉपिक उसमें लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और पर्सनल कॉन्टैक्ट के भी लिए वहाँ नंबर दिए हुए हैं, तो उससे संपर्क करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी के लिए भी संपर्क कर सकते हो। इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सबको टेस्ट एग्जाम की तैयारी करना हो या बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी तुम संपर्क करके राइशरूल ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर सकते हो। तो इसी तरह से लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।